प्रीपोजिशन में अब से पहले हम लोगों ने दो चीजें देख ली हैं। एक तो हमने प्राइमरी लेवल पर कुछ रूल्स देख लिए थे और उन रूल्स के बाद फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। जब क्वेश्चंस में प्रीपोजिशन के करवा रहा था तो जैसे जिस बच्चे की बुक मेरे पास थी उस बच्चे की बुक में मैंने हर एक क्वेश्चन पर लिखा कि कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन का है, कौन सा रूल बेस्ड है और कौन सा सेंस बेस्ड है। तो कुल मिला के प्रीपोजिशन के सवालों में सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को सवाल मिलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन वाले। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696333333 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। अब ये जो फिक्स प्रीपोजिशन है, कहीं कहीं आपकी फिक्स प्रीपोजिशन सेंस पर डिपेंड करेगी और कहीं कहीं आपकी फिक्स प्रीपोजिशन सेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ आपको सवाल मिल जाते हैं बेस्ड ऑन फ्रेज, और तब कहीं जाकर तीसरे नंबर पर आपके पास सवाल आते हैं रूल। लेकिन देखो इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्रीपोजिशन के शब्दों के जो रूल्स हैं वही कहीं ना कहीं उनकी सेंस को डिसाइड करते हैं। भाई जैसे एक प्रीपोजिशन है फ्रॉम, अब क्या है कि ये जो प्रीपोजिशन है ये एक्चुअली टॉक्स अबाउट सेपरेशन, मतलब जहां अलगाव होगा, एक नाउन दूसरी नाउन से दूर जा रही होगी, वहां हम क्या लगाएंगे प्रीपोजिशन फ्रॉम। अब हमने बता दिया कि जी आई एम कमिंग डैश दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं। अब जहां से मैं आ रहा हूं एक नाउन में, एक नाउन वो जगह, तो अगर मैं वहां से आ रहा हूं तो हम लोगों के बीच में डिस्टेंस कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, इसीलिए यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन लगी फ्रॉम। अब इसको याद करने के दो तरीके हो गए। या तो आप ये चीज याद कर लीजिए कि भाई जब एक नाउन दूसरी नाउन से दूर जाती है तो प्रीपोजिशन लगा देते हैं फ्रॉम। एक आप इस चीज को समझ लीजिए, एक्चुअली प्रीपोजिशन है ही दैट टॉक्स अबाउट सेपरेशन, लेकिन ये जो फंडा होता है ये 100% काम नहीं कर पाता। ये वहां बिगड़ जाता है जहां हम बात कर लेते हैं फ्रेज की या हम बात कर लेते हैं फिक्स प्रीपोजिशन की। अब देखो जैसे एनडीए में आए हुए दो बड़े हाई फ्रीक्वेंसी वाले सवाल हैं, मतलब एक चीज से रिलेटेड दो चीजें हैं, एग्जाम में ये आया है मेक फ्रॉम और मेक ऑफ। यहाँ दोनों जगह वर्ब लगी है मेक, फ्रेज कोई है नहीं। मेक फ्रॉम या मेक ऑफ कोई फ्रेज नहीं होती, लेकिन ये है फिक्स प्रीपोजिशन। यहाँ फिक्स क्या है, आपको ये बात याद रखनी होगी, अगर कहीं केमिकल चेंज के रिजल्ट के तौर पे कोई चीज बनती है तो वहां मेक के बाद क्या लगाते हैं फ्रॉम। केमिकल चेंज जो होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं कि इर्रिवर्सिबल, इर्रिवर्सिबल, हिंदी में अनुत्क्रमणीय। और मेक ऑफ का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब केमिकल चेंज नहीं होगा, जब होगा केवल और केवल फिजिकल चेंज। अब जैसे पानी से बर्फ बन गया तो बर्फ से वापस पानी बन सकता है कि नहीं, तो ये केमिकल चेंज हुआ कि फिजिकल चेंज। तो यहाँ मेक ऑफ लगेगा या मेक फ्रॉम, मेक ऑफ लगेगा। लेकिन अब जैसे दूध से पनीर बन गया, भाई पनीर दूध से ही बनता है, तो क्या पनीर को पानी में घोल के या किसी चीज में घोल के वापस दूध बन जाएगा, तो ये केमिकल चेंज हुआ कि फिजिकल। इस केमिकल चेंज के लिए मेक फ्रॉम लगेगा या मेक ऑफ, मेक फ्रॉम लगेगा। हमने लकड़ी से ये बोर्ड बना दिया, अब बोर्ड को तोड़ दो तो वापस क्या बन गया, लकड़ी बन गई, तो मेक फ्रॉम लगा कि मेक ऑफ, यहां लगा मेक ऑफ।
फिजिकल चेंज छोटा चेंज होगा तो छोटी प्रीपोजिशन लगेगी मेक ऑफ। केमिकल चेंज बड़ा चेंज होगा तो बड़ी प्रीपोजिशन लगेगी मेक फ्रॉम। लेकिन इस वाले फ्रॉम का इस फंडे से या इस फंडे से कोई लेना देना नहीं है। शॉर्ट में बात क्या बनी कि किसी प्रीपोजिशन की सेंस को, उसके रूल को, वो कहाँ फिक्स है इस बात को, और उससे जो फ्रेज बन सकती हैं उन सारी चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बिना प्रीपोजिशन के सवाल ठीक से नहीं हो पाएंगे। कोई कुछ कह रहा था? सर जैसे बिल्डिंग बन रहा है, सब बिल्डिंग की सीमेंट कंकड़ बनता है तो उसमें फ्रॉम लगेगा। भैया बचपन में आपने पढ़ा होगा सीमेंट का जमना केमिकल चेंज है कि फिजिकल? अब अगर सीमेंट जम रहा है, सीमेंट से कोई चीज बन रही है, रॉ मटेरियल में सीमेंट लिखा है, तो फिर वहां पर मेक के साथ फ्रॉम लगेगा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल में ईंट लगा है, भाई बिल्डिंग बनती है ईंटों से, बुलडोजर चला दो तो ईंटें वापस मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? आप लोगों ने देखा होगा जब पुराने घर को तोड़ के नया घर बनाते हैं तो वही ईंटें काम आ जाती हैं कि नहीं? भाई ईंट का कुछ बिगड़ थोड़े ना जाता है। लेकिन जो सीमेंट एक बार हमने बिल्डिंग बनाने में लगा दिया, फिर बिल्डिंग तोड़ के जो मलबा आया उसको पीस के वापस सीमेंट बना लिया, तो क्या वो काम कर देगा? नहीं करेगा। अगर बिल्डिंग का निर्माण ईंट लिखा है, पत्थर लिखा है, तो वहां पर ऑफ लगेगा। लेकिन अगर सीमेंट लिखा है और कुछ रॉ मटेरियल लिखा है, कंक्रीट लिखा है, भाई कंक्रीट भी तो सीमेंट ही जैसी होती है ना। कंक्रीट एक बार जम गई, अब अगर उसके बाद फिर से तोड़ दिया तो क्या वापस जमने लायक कंक्रीट बनेगी? नहीं, क्योंकि कंक्रीट तो बनती ही सीमेंट से है ना। अब अगर सीमेंट एक बार जम गया, जमने के बाद वापस उसका वेस्ट ऑफ कर दे तो उसको वापस सीमेंट बना पाना पॉसिबल नहीं। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा। अब जैसे मान लो हमने कह दिया ताजमहल was made of from white stones and diamonds। भाई ताजमहल का निर्माण जब 1632 में हुआ तो सफेद पत्थरों से हुआ था ना। पत्थर आज की डेट में भी लगे हैं कि नहीं? उस समय शाहजहां ने उसमें मोहब्बत से हीरे भी लगवाए थे। क्या लगवाए थे? आज की डेट में लगे हैं? कहाँ चले गए? अंग्रेज निकाल कर ले गए। पूरे ताजमहल में 10,000 से ज्यादा हीरे लगे थे, दीवारों में जड़े हुए थे। आज भी ताजमहल की दीवारों में वो जगह भारत सरकार ने खाली रखी हैं, कहीं पर कांच भर दिया है और बाकायदा साइन बोर्ड लगाकर लिख दिया है कि जब ताजमहल बना तो यहाँ पर हीरे लगे हुए थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद करके गई, बहुत सारी चीज़ें लेकर गई। उसी में से एक चीज थी ताजमहल में लगे हुए सारे हीरे। एक सिंगल हीरा उन लोगों ने नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि वर्तमान में जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के मुकुट में वर्तमान दुनिया का सबसे बड़ा हीरा लगा है, नाम है, वो भी वो लोग कहाँ से लेकर गए? नॉट ओनली दिस, जब वो यहाँ से कोहिनूर लेकर गए तो वो कोहिनूर वर्तमान कोहिनूर से भी बड़ा था। लेकिन महारानी की गर्दन उस हीरे का वजन झेल नहीं पा रही थी क्योंकि मुकुट में लगा था ना, तो इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने उस हीरे को कटवा दिया। कटने के बावजूद भी आज की डेट में वो दुनिया का सबसे बड़ा है। खैर वापस आते हैं प्रीपोजिशन पर। हीरों की बातें फिर कभी होती रहेंगी। अब प्रीपोजिशन में मसले क्या हैं कि अभी जो आज आप मैं लोगों को बताने जा रहा हूं, कुछ कलेक्टिव प्रीपोजिशंस हैं जिनको हम लोगों को उनके रूल और उनके यूज के हिसाब से देख लेना है। एक छोटी सी फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लो ये है एक नदी। क्या है भाई? नदी। अब नदी में पहली नाउन, मतलब पहली नाउन तो खुद नदी हो गई, पहली नाउन हो गई नदी। दूसरी नाउन नदी या समुद्र में से मान लो सबमरीन। सबमरीन को हिंदी में क्या कहते हैं? पनडुब्बी। पानी के अंदर रहती है कि पानी के बाहर? तो भाई पहली नाउन ये समुद्र या नदी, दूसरी नाउन सबमरीन, तीसरी नाउन शिप या जहाज या नाव। नाउन नंबर
3। अब ये जो जहाज रहता है ये पानी के अंदर रहता है कि बाहर? थोड़ा सा अंदर और थोड़ा सा बाहर। भाई ना तो पूरा बाहर रह सकता है तो हवा में थोड़ा ना चलेगा, और ना ही पूरा अंदर, क्योंकि अगर पूरा अंदर हो गया तो फिर डूब जाएगा, सबमरीन की तरह थोड़े ना है। इस समुद्र या नदी के ऊपर ये बना है पुल। क्या बना है भाई? पुल। ये हो गई चौथी नाउन। इन सारी नाउन्स के बीच में अब रिलेशन हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। यहां से गया एक इलेक्ट्रिक वायर, ये हो गई नाउन 5वीं। भाई नदियों के ऊपर से तार निकलते हैं कि नहीं? अरे बिल्कुल निकलते हैं। यहाँ यमुना के ऊपर इलाहाबाद में कोई तार है कि नहीं है? अरे भाई साहब 24,000 वोल्ट की लाइन पड़ी है पूरी यमुना में, इधर से उधर तक। ये हो गया ब्रिज। अब यहाँ मान लो उड़ रहा है एक एरोप्लेन, ये हो गई नाउन नंबर 6। नाउन नंबर 6 में हो गया प्लेन। अब पुल पर एक चीज और देख लो, पुल पर मान लो खड़ी है कोई कार या ट्रक। क्या खड़ी है? कार या ट्रक। देखो पुल मतलब तो रोड हो गया ना भाई, पुल मतलब रोड हुआ कि नहीं? अब इस कार के अंदर बैठा है एक इंसान। 8वें नंबर पर हो गया कोई पर्सन। ये टोटल नाउन कितनी हो गई? 8। अब ये बताओ भाई, अगर हम सबमरीन और पानी के बीच में रिलेशनशिप देखें, अगर हमने कहा कि सबमरीन डैश वाटर, तो यहाँ क्या लगेगा? केवल इन लगेगा या इनके अलावा कुछ और भी लग सकता है? केवल इनसाइड लगेगा, दो की और भी कुछ तीसरा आइटम हो सकता है। विदिन लगेगा क्या? क्या विदिन लगेगा? नहीं लगेगा। विदिन लगता है टाइम लिमिट या लिमिट ऑफ डिस्टेंस, तो यहाँ विदिन नहीं लग सकता। इस पहले रिलेशनशिप में प्रीपोजिशन लगेगी इन, इनके अलावा लग सकती है इनसाइड, एक और लग सकती है। वेरी गुड। एक और जो प्रीपोजिशन यहाँ लग सकती है वो क्या है? अंडर। इस रिलेशनशिप में केवल यही 3 प्रीपोजिशन हैं, दोज कैन बी यूज्ड। फिर इसके बाद दूसरी रिलेशनशिप देख लो। दूसरी रिलेशनशिप शिप और पानी के बीच में। अब अगर हम शिप और वाटर, अच्छा ये बताइए, ये जो रिलेशनशिप है क्या इसमें हम सबमरीन की जगह वाटर, वाटर की जगह सबमरीन लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो केवल एक प्रीपोजिशन लग पाएगी और वो होगी आउटसाइड। क्या लगेगी? कहा जाएगा वाटर इज आउटसाइड द सबमरीन। उसके अलावा अन्य कोई प्रीपोजिशन लगा पाना पॉसिबल। अब ये बताइए शिप और वाटर के बीच में क्या यही तीनों लगेंगी? बिल्कुल नहीं। कौन कौन सी लग सकती हैं? ऑन लग सकती है और इन लग सकती है। इन लग सकती है कि नहीं? भाई जब एक नाउन दूसरी नाउन के अंदर पार्शियली हो तो वहाँ इन लगाते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं। और जब कंप्लीटली अंदर हो तब भी लगा सकते हैं। मतलब या तो लगेगा शिप इज ऑन वाटर या लगेगा शिप इज इन वाटर, और कुछ ओवर लग सकता है कि नहीं? भैया ओवर लग सकता है कि नहीं? नहीं लग सकता। ओवर का इस्तेमाल तब होता है जब ऊपर वाली नाउन नीचे वाली नाउन में जरा भी दाखिल ना हुई हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ऊपर वाली नाउन नीचे वाली नाउन से यदि टच हो रही है तो उसको लगभग ढकते हुए होनी चाहिए। जैसे ये टेबल है, टेबल के ऊपर हमने टेबल कवर डाल दिया, तो टेबल कवर टेबल से छोटा होता है कि बड़ा होता है? आमतौर पे बड़ा ही होता है, लेकिन अगर छोटा भी होता तब भी हम ओवर का इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे हमने सिर पे टोपी रख ली,
तो उसके लिए ओवर लगेगा कि नहीं? लग जाएगा। लेकिन अगर पानी पर जहाज तैर रहा है तो फिर वहाँ पर हम ओवर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो भाई ये आपकी दो रिलेशनशिप हो गई। तीसरी रिलेशनशिप देख लो, जिसमें ये जो बिजली का तार है, ये तार और रिवर के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगी? क्या लगेगा? ओवर लगेगा? नहीं लगेगा। एबव लगेगा? ओवर लगेगा कि एबव, या दोनों लगेगा? देखो, ओवर तो सही है, लेकिन यहाँ पर एबव का इस्तेमाल गलत है। एबव तब लगाया जाता है जब ऊपर वाली नाउन थोड़ा छितराई हुई अवस्था में हो, फिक्स अवस्था में ना हो। बिजली का तार जो होगा वो फिक्स होगा कि इधर उधर उड़ता रहेगा? वो फिक्स होगा। अगर मान लो इस पानी के ऊपर कोई जहाज उड़ेगा या बादल उड़ेंगे, तो उसके लिए हम एबव लगाएंगे कि ओवर? वहाँ एबव लगाएंगे, क्योंकि बादल या जहाज फिक्स पोजीशन पर नहीं है। लेकिन बिजली का जो तार है ये फिक्स है कि फिक्स नहीं है? तो भैया ये तो हो गई दो। और तीसरी कौन सी प्रीपोजिशन सेट हो पाएगी यहाँ पर? जोर से बोलो। अक्रॉस। वेरी गुड। यहाँ प्रीपोजिशन लग पाएगी अक्रॉस। देखो बच्चों, जहां सेंस हो इस पार से उस पार, इस पार से उस पार, वहां हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे? अब जो बिजली का तार है वो इस पार से उस पार है कि नहीं? ऑब्वियसली होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन उसका ये भी मतलब होगा कि फिर वो आगे तक नहीं जाना चाहिए। भाई जैसे नदी खत्म हो गई, किनारा दूसरा आ गया, तो वहीं तार भी खत्म हो जाना चाहिए। अगर वो तार बहुत पीछे से आया है और बहुत आगे तक जा रहा है, तो फिर वहां पर अक्रॉस का यूज नहीं किया जाएगा। अब जैसे पुल होगा, अगली रिलेशनशिप, जो पुल होगा, ब्रिज और रिवर, अब यहाँ अक्रॉस लग पाएगा कि नहीं? यहाँ अक्रॉस सबसे सूटेबल है। क्यों? क्योंकि पुल बनाया ही इस हिसाब से गया होगा कि नदी के इस किनारे से उठे और उस किनारे पर ख़त्म हो जाए। बिजली का तार तो वेरी मच पॉसिबल कि बहुत पीछे से आ रहा होगा और बहुत आगे जाएगा। तो तार के लिए अक्रॉस लगाना कंडीशनल हो जाएगा। अगर केवल यही सिचुएशन है कि बस नदी के उस पार करंट भेजने के लिए तार लगाया गया, तो अक्रॉस लग जाएगा, वरना तो अक्रॉस का इस्तेमाल। लेकिन पुल तो बनता ही इसलिए है ना कि वो ट्रैफिक को नदी के इस किनारे से उस किनारे तक भेज सके। इसलिए पुल के लिए सर्वोत्तम क्या पड़ेगा? अक्रॉस। पुल के लिए अक्रॉस के अलावा और क्या लगाया जा सकता है? ओवर। पुल के लिए ओवर लगाया जा सकता है। क्या एबव लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ठीक भाई, अगली रिलेशनशिप देखो, कार और ब्रिज के बीच में। रुक जाओ यार, सुनने दो। हाँ, और भी लगा सकते हैं क्या सर? ब्रिज ऑन द रिवर। ब्रिज ऑन द रिवर नहीं लगा सकते। इन कैसे लगेगा यार? क्या ब्रिज और रिवर के बीच में इन लग सकता है? नहीं लग सकता भाई। पुल नदी के अंदर बनता है कि नदी के बाहर बनता है? नदी के बाढ़ के समय डूब जाए एक अलग बात है, लेकिन पुल बनता है नदी के बाहर। अब ये बताओ भैया, कार जो खड़ी थी पुल पर, उसके लिए क्या लगेगा? क्या एट का यूज भी हो सकता है? अगर हमें ये पता है कि कार पुल के कौन से कोने, कौन से बिंदु पर खड़ी है, तब हम एट का यूज भी। और कौन सी प्रीपोजिशन लग पाएगी? दिमाग पर जोर डालने के बाद क्या परिणाम आया? और कुछ नहीं लग पाएगा, केवल लगेगा ऑन और केवल लगेगा। अच्छा ये बताओ, पुल और तार, अगर हम पुल
अगर हम इस वायर को पहले लिख दें, वायर इज डैश ब्रिज, तो पुल और तार के बीच में कौन सी प्रीपोजिशन लग पाएगी? भाई जो तार है ये पुल के नीचे है, नीचे है कि नहीं? तो इस नीचे के लिए क्या लगाइएगा? इस नीचे के लिए या तो लगेगा अंडर और या तो लगेगा बिलो, या तो लगेगा अंडर या तो लगेगा बिलो। हाँ जी, बेटा कांटेक्ट में थोड़ा सा अंतर है ना। अब ये बोतल इस टेबल पे रखी है, ये टेबल पे रखी है, सुन तो ले पूरी बात भाई, यहाँ ऑन लगेगा, लेकिन मान लो हम यहाँ एक होल कर दें, इसके अंदर बॉक्स बना दें और फिर इस बोतल को टेबल के अंदर रख दें, कांटेक्ट में तो तब भी है ना, लेकिन उस केस में क्या लगेगा? इन लगेगा। ऑन का यूज तब किया जाएगा जब एक नाउन दूसरी नाउन को टच करते हुए हो, लेकिन उसके अंदर पेनिट्रेट ना हुई हो। इनका यूज तब किया जाएगा जब एक नाउन दूसरी नाउन के अंदर पार्शियली पेनिट्रेट हो गई हो, या तो एक नाउन दूसरी नाउन के अंदर कंप्लीटली चली गई हो लेकिन एंटर हो गई हो, नाउन दूसरी नाउन के अंदर दाखिल हो गई हो 1% या 100%। तो इन दोनों सिचुएशन में आप इन लगाएंगे, लेकिन इस सिचुएशन में इनका इस्तेमाल नहीं होगा। बैठ जाओ। तो भैया वायर और ब्रिज के बीच में जब रिलेशनशिप बताओगे तो एक तो अंडर लगाओगे, अंडर के अलावा बिलो लगा लोगे, बिलो लगा पाओगे कि नहीं? और क्या लगा पाओगे? और क्या लगा पाओगे? क्या हुआ? कुछ नहीं लगेगा, पक्की बात? चलिए मान लिया, लेकिन सब लोग नहीं कह पा रहे थे। बीनीथ लग पाएगा क्या भाई? बीनीथ लग पाएगा। बीनीथ का इस्तेमाल तब किया जाता है जहां एब्स्ट्रैक्ट तरीके से कोई चीज किसी चीज के नीचे आती है। जैसे जमीन पर कोई लाइन खींच दी, कहा लाइन के पीछे ही रहना, लाइन के आगे मत आना, वहां पर लग जाएगा बीनीथ। एक तरीके से लाइन के नीचे है ना, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट तरीके से। दूसरा, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा के नीचे। गरीबी की रेखा कोई छत तो होती नहीं है, गरीबी की रेखा तो बस आंकड़े हैं। क्या हैं? वहां भी बिलो की जगह बीनीथ का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये आंकड़े हैं या ये फिजिकल वस्तुएं हैं? तो ये कॉमन नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट? अब यहाँ जो ऊपर नीचे का रिलेशन है वो कॉमन तरीके से है कि एब्स्ट्रैक्ट तरीके से? इसीलिए यहाँ बीनीथ का इस्तेमाल। भैया ये जितने रिलेशन अभी तक हमने डिस्कस किए क्लियर हो गए? क्लियर हो गए? अगली बात ये बताओ, ये जो पर्सन और कार है, मैन और कार, इसके बीच में क्या लगेगा? इन और इनसाइड, दो ही लग पाएगा। या तो इन लग जाएगा या तो क्या लग जाएगा? इनसाइड। अब इसी तरीके से ये अंडर मतलब क्या? कार के लिए अंडर लगाओगे? कार के लिए अंडर लगाने का मतलब हो गया बेटा कि इंसान जो है वो यहाँ पर है। वो जो सड़क और कार के बीच में चक्कों के बराबर की जगह रहती है ना, जहाँ मैकेनिक लेटकर काम करता है। बेटा अगर ये हो सकता है वाला केस होता तो जैसे मैंने 9 नाउन बताई, ऐसे मैं 10वीं नाउन भी बता देता ना कि भाई एक ठो मैकेनिक यहाँ बैठकर इंजीनियरिंग कर रहा है तेरी तरह। आई बात समझ में? हाँ, तो इन केस मैकेनिक इंजीनियरिंग करेगा जैसे कि लड़के ने कल्पना करी, तो उस सिचुएशन में इस मैकेनिक और कार के बीच में कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी? अब समझ गए बेटा? पक्की बात? चलो भाई, अब ये बताओ, फिर से बोलो। इनटू। इनटू का मतलब ये हुआ
कि ये जो पर्सन है ये यहीं एक गेट बना ले और ये पर्सन यहीं से कार में दाखिल हो जाए। इनटू का इस्तेमाल तब किया जाता है जब मीडियम चेंज होता है। बाहर से कोई व्यक्ति क्लासरूम में आए, वहाँ लगेगी प्रीपोजिशन इनटू। यहाँ से कोई व्यक्ति बाहर जाए तो बाहर भी मान लो कोई और रूम है, रूम से ठीक लगा हुआ, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे? प्रीपोजिशन इनटू। कोई व्यक्ति बाहर से कार में आए तो क्या लगाएंगे? इनटू। पुल से कोई बच्चा नदी में कूदे, इनटू इस प्रकार की सिचुएशन में लगाई जाती है, दाखिल होने के सेंस में। अब ये भाई जो प्लेन उड़ रहा था, इस प्लेन और पुल के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी? इस प्लेन और पुल के बीच में प्रीपोजिशन लगेगी अबव। कौन सी लगेगी? अबव। ओवर नहीं। ओवर तब लगाई जाती है जब ऊपर की चीज परपेंडिकुलर हो, स्टेबल हो। अगर वो चल रही है तो फिर वहां पर ओवर का यूज। कभी कभी ऊपर की चीज चल भी रही होती है लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता, जैसे आपके सिर के ऊपर पंखा, भाई चल तो रही है लेकिन क्या इसके चलने में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? तो फिजिक्स के हिसाब से तो चल रहा है, लेकिन इंग्लिश में इसको स्टेबल मानेंगे कि मूवेबल? स्टेबल मानेंगे। तो यहाँ ओवर लगाएंगे कि अबव? ओवर लगाएंगे। इसको बेटा कॉपी कर लो।